तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए देखते हैं क्या है खास आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पपीते की खेती में अधिक आय हेतु रोपण के समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। भिंडी की फसल के लगने वाले कीट और रोग और उसका नियंत्रण उपाय। गाय और भैंस पालन से अधिक लाभ हेतु खिलाएं संतुलित आहार। फलों के अंतर्गत पपीते की अगर बात की जाए तो इसके फल बाजार में अच्छी कीमत पर बिक रहे हैं। अतः जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो ये समय रोपाई के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन पपीते के पौधों की उचित बढ़वार और भविष्य में अच्छी उपज के लिए रोपण के पूर्व और रोपण के समय कौन कौन सी तकनीकों पर ध्यान दिया जाए, आइए जानते हैं डॉक्टर AK सिंह से। मैं सुरेंद्र सिंह नेगी हूँ। पपीते का पौधा कब लगाना चाहिए और इसके लिए सबसे उपयुक्त लगाने का समय कौन सा है? तो नेगी साहब, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि पपीते का पौध कब लगाना चाहिए खेत में, हाँ जी। तो इस संबंध में हम किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा प्रायः देखने में आ रहा है कि किसान भाई जो हैं पपीते का पौध अप्रैल के महीने में भी लगाते हैं, कुछ किसान भाई बरसात शुरू हो गई उस समय लगाते हैं, कुछ सितंबर में लगाते हैं। लेकिन लगाने का मुख्य समय क्या है, ये हम आज डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ। तो किसान भाइयों को हम बता दें कि अगर पपीते की खेती करना है और ऐसे जगह पर आप हैं जहां थोड़ी सी पाला पड़ रही है, पाला जैसे दिसंबर के लास्ट और जनवरी के महीने में पाला पड़ता है, तो अगर पाला पड़ रहा है तो ऐसे जगह पर जो पौध पपीते के पौध का रोपण है वह सितंबर के महीने में की जानी चाहिए, ना कि आप अप्रैल के महीने में करें। सितंबर के महीने में पौधरोपण करने के लिए किसान भाई को जुलाई के महीने में बीज की बुआई कर देनी चाहिए। बीज की बुआई फ्लैट बेड पे करें या पॉलीथीन बैग में कर दें। तो जब जुलाई के महीने में हम इसकी पहले सप्ताह में बुआई कर देते हैं तो जुलाई और अगस्त 2 महीने में हमारा पौध तैयार हो जाता है और फिर इसी पौध को सितंबर के माह में हमें खेत में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, इसका रोपण कर देना चाहिए। खाद और उर्वरक की जहाँ तक बात है, तो जब पपीते को लगाएं, सितंबर के महीने में हमने लगाने की बात की, तो उसके 15 दिन पहले एक गड्ढा खोद लें 30 बाई 30 बाई 30 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर हम कहते हैं कि गड्ढे का आकार होना चाहिए। तो एक इतना गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदने के बाद उसको 10 दिन 15 दिन धूप देखने दें, जो भी उसमें कंकड़ पत्थर है उसको पॉलीथीन है निकाल लें। निकालने के बाद गोबर की खाद ले लें और कम से कम 8-10 किलो गोबर की खाद उसमें मिला करके, साथ साथ अगर वहाँ दीमक लग रहा है तो दीमक की दवाई का भी उसी समय प्रयोग कर लें। तो गड्ढे में भरते टाइम गोबर की खाद मिला दिया आपने और जो दवाइयाँ हमने बताई क्लोरपाइरीफास और इमिडाक्लोरपिड, इनमें से किसी एक का चुनाव कर लीजिए और उसका घोल उसके ऊपर जो है छिड़काव करते हुए और उस मिट्टी के गड्ढे को भर दीजिए। इसके साथ हम किसान भाई को यह भी बताना चाहेंगे कि दूरी क्या रखें, चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास प्रजातियाँ अवेलेबल हैं, जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय में हम पन पपाया 1 देते हैं, यह डायोसियस वैरायटी है। कहने का मतलब कि एक पौधे जो नर और मादा पौधे होते हैं इसके अलग अलग होते हैं। अगर एक पौधा फूल के टाइम में आएगा तो या तो उसमें नर फूल होंगे या मादा फूल होंगे। तो चांसेज इसके अगर लमसम देखा जाए तो
50-50% कभी हो जाते हैं, कभी 40% 60% हो जाते हैं। तो किसान भाई को हम ये बताना चाहेंगे कि जो संतुलित दूरी है पपीते के लिए वो 3 × 3 मीटर, मतलब लाइन से लाइन और पौध से पौध हम 3 × 3 मीटर की दूरी रखते हैं। तो इस दूरी को तो रखना ही है, साथ में पौधे को 1.5 बाई 1.5 पे लगाएं, माने 1.5 बाई 1.5 मीटर की दूरी पे पौधे को खेत में लगा दें। ये हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि चूंकि हम कह रहे हैं कि इसमें नर और मादा अलग अलग आते हैं, तो जब ये पौधे बड़े होंगे, फ्लावरिंग में आएंगे, तो उस समय हम ये देखेंगे कि इसमें नर कौन सा है, मादा कौन सा है। तो जो नर पौधे होंगे उसको हमें काट करके निकालना होता है, लेकिन कुछ पौधों को साथ में रखना भी होता है। जैसे 100 पौधे हैं तो 100 पौधे में से 10 पौधे नर के होने चाहिए, 90 पौधे अगर मादा पौधे हैं तो बढ़िया से उस पपीते में पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है और फल भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में किसान भाई को ये बताएं कि सितंबर के महीने में क्यों पपीता लगाना चाहिए। मैंने कहा सितंबर के महीने में लगाइए, अप्रैल महीने को अवॉइड करिए। अप्रैल महीने में पपीता लगाने से प्रायः देखा जा रहा है कि भाई अप्रैल में लगाया पपीता आपने, फिर मई और जून में इतनी गर्मी पड़ती है कि पानी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं समय से तो पौधे के सूखने के चांस होते हैं। चलिए आपका पौधा चल गया, फिर होता क्या है कि उसके बाद बारिश का टाइम आता है, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि पपीते में एक वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल डिजीज़ होता है, वो बहुत तेज़ फैलता है। देखा होगा आपने, पपीते का जो पत्ता होता है वो पीले कलर का हो जाता है। तो वो एक तरह की बीमारी है और बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा फैलती है। इसके आगे जो बीमारी से भी, चलिए आपने सिंचाई भी कर ली या सिंचाई से पौधे सूखे, मैंने बताया कि उससे नुकसान होता है, फिर बीमारी भी लग रही है। फिर इसके बाद जो मुख्य चीज़ है, जो पौधे आपने अप्रैल में लगाए हैं उस पौधों में फल और फूल और फल बनने की प्रक्रिया लगभग जो है आपके बारिश के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है, बारिश के समय स्टार्ट हो जाती है और वो फल जो है नवंबर दिसंबर तक नहीं पक पाता है, पेड़ पे ही बना रहता है। और जैसे ही दिसंबर और जनवरी में पाला पड़ता है तो उस पर लगे हुए फल को नुकसान पहुंचता है, फल सड़ करके नीचे गिरने लगते हैं। जो ठंड की वजह से, जो लो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से फल खराब हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए मैंने अप्रैल के महीने को अवॉइड करने की बात की, किसान भाई उसमें ना लगाएं, सितंबर के महीने में लगाएं। सितंबर के महीने में लगाने से क्या फ़ायदा है, लगाने के बाद ये अक्टूबर और नवंबर में थोड़ी बढ़वार लेगा खेत में। बढ़वार लेने के बाद इसका आकार लगभग इस तरह का, इतना लगभग आकार हो जाए। अगर किसान भाई खेत में लगा रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर तक इस पपीते की ऊंचाई लगभग इतनी हो जाएगी। और इसकी हम थैचिंग कर सकते हैं। थैचिंग एक छप्पर नुमा कवर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, घास फूस किसान भाई खेत से इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको एक इसके छप्पर नुमा संरचना बनाते हुए इसको ढक देते हैं, तो पाले से इसका बचाव हो जाता है। और यही पौधा अगर बड़ा होगा तो पाले से बचाव नहीं कर सकते। एक बार पाले से बचाव हो गया दिसंबर जनवरी में, फिर फरवरी में जैसे लास्ट वीक में टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, फिर ये फरवरी और मार्च के महीने में इसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इससे फल आप अगला जाड़ा आने के पहले, मतलब नवंबर तक आप इससे फल हार्वेस्ट कर सकते हैं, तोड़ करके ले सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर 7 राज्यों की माला, खूबसूरती में 4 चांद बना 8वां राज्य। यहाँ की संस्कृति, रूप रंग और बोलियां जुदा है, फिर भी एक है, भारत का नॉर्थ ईस्ट। 8 राज्यों के आम मुद्दों से जुड़े वास्तविक प्रतिरूप। जानिए नॉर्थ ईस्ट को और करीब से। इनसाइड नॉर्थ ईस्ट, हर रविवार दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों की खेती के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में भिंडी की फसल लगा रखी है, बदलते मौसम के कारण फसल पर अनेक प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र शर्मा
गांव शक्तिदेरा का रहने वाला हूं। मैंने ये एरका भिंडी जो है, जो अच्छी किस्म की मुझे मेरे को बताई गई थी, मैंने अप्रैल के लास्ट हफ्ते में मैंने बोया था और अच्छी उसकी फसल हुई। परंतु ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है इसमें कुछ नई किस्म की बीमारी लगना शुरू हो गई, जिससे मुझे अब बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो है भिंडी इस प्रकार की बीमारियां जो है अब लगना शुरू हो गई हैं। इनके पत्तों में भी मैंने छिड़काव वगैरह किया, पर इसको ऊपर इस बीमारी के ऊपर मैं कोई कंट्रोल नहीं कर सका। तो किसान भाई अच्छे उत्पादन के लिए किस प्रकार से करें इन कीट एवं रोगों का प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर दीपा शर्मा। भिंडी में किसान भाइयों, हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो कीट है, एक जिसको हम बीटल बोलते हैं, उसकी समस्या आती है। और ये जो कीट है ये फलों जो हमारे पत्ते हैं उनका रस चूसता है और उसमें काफ़ी छेद कर देता है, जिसके कारण जो हमारे पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाती है और जो हमारी उपज है वो कम हो जाती है। इसके प्रबंधन के लिए आपने क्या करना है कि हमारे पास एक कीटनाशक दवाई आती है जिसे हम कार्बेवेल बोलते हैं। इसका 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है। इससे आपका जो कीट है उसकी जो संख्या है वो कम होगी और जो आपके पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। परंतु इसमें आपने सावधानी ये रखनी है कि जब आप इसका छिड़काव करें उसके कम से कम 10 दिन तक या 10 से या 14 दिन तक आप उसमें से फल ना तोड़ें। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस के शर्मा। इसमें लगने वाले प्रमुख कीड़ों में सबसे प्रमुख कीट है हरा तेला या जैसिड कीट। यह कीट सबसे पहले दिखने वाला कीट है। जो इस कीट के प्रौढ़ व शिशु कीट दोनों पत्तियों की निचली सतह से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं व किनारे से ऊपर की ओर मुड़ जाती है। बाद में पत्तियां गहरे भूरे रंग की होकर झड़ जाती है। इस प्रकार इस फसल को 30 से लेकर 50% तक की हानि उठानी पड़ती है। किसान भाइयों, इस कीट के संबंधित कीट प्रबंधन के लिए प्रतिरोधी किस्म सन 40, अर्का अनामिका, मखमली, न्यू सिलेक्शन या पंजाब पद्मिनी की बुआई करें। बुआई के समय किसान भाई नीम की खली 150 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से 21 दिन पूर्व व बुआई के 30 दिन बाद इसे दोबारा प्रयोग करें। इसके अलावा किसान भाई जैसे ही पहली बारिश हो तो खेत के चारों तरफ मक्का व ज्वार की दोहरी लाइन लगाएं, जिससे इस कीट के आवागमन में कमी होगी व कीट द्वारा होने वाले नुकसान में कमी आएगी। किसान भाई बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार के लिए कार्बोसल्फान 20% SP 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 70% FS 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें। इससे 1 महीने तक इस कीट के द्वारा आर्थिक क्षति से किसान बच सकते हैं। नीम से बनी हुई दवाइयाँ निम्बिसिडिन 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। पीले चिपचिपे जाल 10 से लेकर 12 जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। रासायनिक उपचार के रूप में इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL या 200% SL आधा ml प्रति लीटर पानी की दर से या थायोमिथोक्साम 25% WG आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतर पे छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रमुख कीट है तना व फल छेदक। यह भिंडी का एक प्रमुख कीट है। इस कीट के द्वारा 50 से लेकर 70% तक की आर्थिक क्षति किसानों को उठानी पड़ती है। प्रौढ़ कीट हरे रंग के होते हैं। लटें भूरे रंग की चित्तीदार व उनके अग्रवक्ष पर भूरे व नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इस कीट की लट फूल, फल व कोमल टहनियों को क्षति पहुंचाती है। फसल की बुआई के बाद जब पौधे 3 सप्ताह के होते हैं तब मादा कीट फसल में पत्तियों पर अपने अंडे देना प्रारंभ करती है। जैसे ही अंडों से लटें निकलने शुरू होती हैं वे पौधे के तने के अग्रिम भाग पर छेद कर अंदर घुस जाती हैं, जिससे कि पौधे के शीर्ष मुरझा जाते हैं और फसल की बढ़वार रुक जाती है। बाद में जब जैसे ही फल व फल लगने की अवस्था आती है तो ये लट कोमल टहनियों को छोड़कर फूल व फल में प्रवेश करके उन्हें बहुत नुकसान करती है। ऐसे फूल झड़ जाते हैं और फल छोटे, विकृत व खाने योग्य नहीं रहते हैं। इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई प्रतिरोधी किस्म परकिंस लॉन्ग ग्रीन की बुआई करें। दूसरा, कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटग्रस्त प्ररोहों व कोमल टहनियों को चुनकर नष्ट करें। जमीन पर गिरी हुई कलियों व क्षतिग्रस्त भिंडी को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाई ये ध्यान रखें, खेत में प्रकाश पाश 5 प्रति हेक्टेयर की दर से रात को प्रकाश पाश का प्रयोग करें, क्योंकि प्रकाश पर आकर्षित इसकी मौत आकर्षित होती है। फसल के फूल आने की अवस्था पर 6 फेरामोन जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। इन जाल में किसान भाई ल्योर को हर 15 दिन के अंतराल पर बदल दें। अगर 3 या
5 मौत प्रतिदिन दिखाई दे तो किसान भाई दवाई का छिड़काव शुरू कर दें। और अंड परजीवी कीट ट्राइकोग्रामा के 1.5 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में 3 से 4 बार छोड़ें। ये प्रति सप्ताह किसान भाई को छोड़ने पड़ेंगे और इसको छोड़ने की अवस्था, फूल आने की अवस्था से इसे छोड़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फूल आने के बाद ही इस कीट का प्रकोप होना शुरू होता है। कीट का अधिक प्रकोप होने पर किसान भाई डेल्टामेथ्रिन 2.8% EC 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से या ट्राइजोफोस 40% EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा प्रमुख कीट है एक सफ़ेद मक्खी। ये कीट 2 से 3 मिलीमीटर लंबे व सफ़ेद रंग के होते हैं। इस कीट के शिशु व प्रौढ़ दोनों पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिससे कि पत्तियां पीली पड़ जाती है, अंततः सूख जाती है। यह कीट पीत शिरा मोज़ेक रोग का भी संवाहक है, जिससे पत्तियां चितकबरी हरे पीले रंग की होकर सूख जाती हैं। किसान भाई सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए नीम की खली 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले व 30 दिन बाद खेत में अवश्य मिलाएं। 10 से 12 पीले चिपचिपे जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। खेत में 25% तक की हानि कम की जा सकती है। कीट आक्रमण अधिक होने पर मिथाइल डिमेटोन 25% EC 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से या ट्राइजोफोस और इथियोन 50% EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। प्रमुख कीट है भिंडी की लाल मकड़ी। लाल मकड़ी के वयस्क व निम्फ दोनों कीट पत्तियों की नसों के पास जाले बनाते हैं और उनमें से फिर अपना रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां अंततः सूख जाती है व झड़ जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई खेत में कीटों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए फसल की प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा जहरीले कीटनाशी का छिड़काव ना करें। दूसरा, सिंथेटिक पैरासाइट वर्ग की दवाइयों का प्रयोग ना करें कि अधिक प्रयोग से खेत में लाल मकड़ी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में इस कीट का प्रकोप भारी व लगातार होता है, उन क्षेत्रों में गर्मियों की फसल की जगह बरसात की फसल लेनी चाहिए। समय समय पर किसान भाई खेत में सिंचाई अवश्य करके नमी बनाए रखें, जिससे कि इस कीट की संख्या को कमी की जा सके। इसके अलावा किसान भाई अधिक प्रकोप की अवस्था में प्रोपारजाइट 57% EC 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से या डाइकोफॉल 17.8% EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। हमारे हरियाणा के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय और भैंस पालन करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि इन दुधारू पशुओं के आहार पर 70% तक खर्च होता है। फिर भी इनसे जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इन दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दिया गया हो अगर, तो इनसे होने वाले लाभ में वृद्धि की जा सकती है। इसी बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर PP सिंह। देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि डेयरी का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि हमारी लगभग 70% जो लागत है पशु के पोषण या इनके दाने चारे की व्यवस्था पर व्यय होता है। तो यदि हम उस भाग में थोड़ी सी बचत कर लें तो निश्चित रूप से अपना जो प्रॉफिट है या जो लाभ है उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर सामान्यतः पोषण की अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि पशु का जो पोषण है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, कई कारकों पर निर्भर करता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पशु की जो अवस्था है वो कौन सी है। उदाहरण के लिए, क्या हमारा पशु दूध दे रहा है या हमारा पशु दूध नहीं दे रहा है, सूखा है, या हमारा पशु दूध भी दे रहा है और गर्भावस्था की स्थिति में है। तो सबसे पहले अपन देखें कि जो मेंटेनेंस का राशन होता है या शरीर रख रखाव के लिए जो राशन चाहिए अपने को, वो कितना देगा। सामान्यतः अपन देखें कि अपने यहाँ अमूमन मोटा मोटा अपन माने 4 क्विंटल वजन की भैंस है, तो उस वजन की भैंस को लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक संतुलित दाना अपने को देना होता है। उसके अलावा यदि अपन गाय की बात करें तो देसी गाय है तो 1.5 से 2 कुंटल वजन, और संकर गाय है तो लगभग 250 किलोग्राम या 2.5 कुंटल के आसपास उनका वजन रहता है। यदि हमारे पास गाय है, अगर देसी गाय है तो 150 से 200 किलो वजन है, तब भी उसको 1.5 से 2 किलोग्राम देना है। और अगर संकर गाय है तो अपने को 2 किलोग्राम संतुलित दाना देने की आवश्यकता होती है, केवल शरीर के रखरखाव के लिए, या इसको मेंटेनेंस का राशन, शरीर रखरखाव का राशन बोलते हैं। यदि अपने पास में ऐसे गाय या भैंस है जो कि हमारे को दूध भी दे रही है,
तो गाय में अगर अपन बात करें तो प्रति 2.5 से 3.5 लीटर दूध पे, या अपन और अगर इसको मोटा अंदाज़ा लें तो 3 से 3.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम संतुलित दाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि भैंस में बात करें तो प्रति 2.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम संतुलित दाने की आवश्यकता होती है। इसको अगर एक उदाहरण दे के समझाएं तो यदि हमारे पास में कोई ऐसी भैंस है जिसका कि दूध उत्पादन 10 लीटर सुबह शाम दोनों टाइम का मिला के है, तो उसको मतलब 2.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाने के हिसाब से 4 किलोग्राम तो दाना दूध के लिए लगेगा और 2 किलोग्राम दाना मेंटेनेंस का लिए लगेगा, शरीर रखरखाव। इस प्रकार कुल 6 किलो दाने की मात्रा हो जाती। इसी प्रकार यदि अपन गाय की बात करें तो गाय में प्रति 3.5 लीटर दूध पे अपन 1 किलो दाने की बात करते हैं। तो यदि मान लीजिए 10 लीटर की दूध की गाय है तो 3 किलो के आसपास तो दाना दूध का हो जाएगा और 1.5 से 2 किलोग्राम जो दाना अपन शरीर रखरखाव या मेंटेनेंस का दे रहे हैं वो दाना देंगे। इस प्रकार ये संतुलित दाना अपने को पशु को इस मात्रा में देना है। यदि हमारा जानवर गर्भावस्था में है कि भैंस में गर्भावस्था का समय लगभग 10 महीने 10 दिन का रहता है, अतः उस परिस्थिति में आखिरी के 3 महीने में 0.25 किलो से लेके 1 किलो तक अतिरिक्त संतुलित दाना देने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि गाय में बात करें तो गाय में भी दूध उत्पादन कम हो जाता है, तो गाय में दूध उत्पादन का दाना बचेगा और 0.25 किलो से 1 किलो तक अतिरिक्त दाना प्रेगनेंसी अलाउंस के लिए अपन देते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये तो दाने की बात हो गई। अब मैं चारे की बात करता हूँ। अमूमन ऐसा देखा गया है कि एक भैंस लगभग 24 घंटे के समय में 6 से 8 किलोग्राम सूखा भूसा खाती है। इसी प्रकार यदि गाय की बात करें तो एक गाय भी 1-8 किलो भूसा भैंस की तुलना में कम खाती है, लेकिन मोटा मोटा अपन मान के चलें कि लगभग 6 से 8 किलोग्राम ही भूसा गाय भी खाती है। इसके अलावा अगर हरे चारे की बात करें तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम बढ़िया क्वालिटी का हरा चारा गाय और भैंस दोनों को प्रतिदिन देना चाहिए। यदि इसी प्रकार से अपन वास्तव में देखें कि कुल पशु के दाने की गणना अगर करें 24 घंटे में कुल पशु का एक राशन कितना होगा, यदि 10 लीटर दूध की कोई भैंस है हमारे पास तो लगभग 6 किलोग्राम तो संतुलित दाना उसको देना होगा, 6 से 8 किलोग्राम सूखा भूसा देना होगा। इसके अलावा 20 से 25 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से बढ़िया क्वालिटी का हरा चारा अपने को देना होगा। इसी प्रकार यदि गाय की बात करें तो दाने में थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, गाय और भैंस के दाने में ये जो मैंने मात्रा में अंतर बताया विशेषकर दूध के लिए, उसके पीछे मुख्य कारण ये रहता है कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा गाय के दूध की तुलना में ज़्यादा होती है। इसी प्रकार SNF की मात्रा भैंस के दूध में गाय के दूध की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण गाय के दूध में अपन प्रति 3.5 लीटर दूध पे 1 किलो दाना दे रहे हैं, जबकि भैंस के दूध में प्रति 2.5 लीटर दूध पे ही 1 किलो दाना देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भैंस में जो पोषक तत्व हैं न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि दाना हमको महंगा पड़ रहा है और हमें दाने की लागत कम करनी है तो उस परिस्थिति में अपन एक काम कर सकते हैं कि जो अपन ने दाने की मात्रा बताई है उस दाने की मात्रा में यदि हम 1 किलोग्राम दाने को हटाना चाहें तो 10 किलोग्राम बढ़िया क्वालिटी के हरे चारे और यदि संभव हो तो हरा चारा से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये है कि यदि दाने की मात्रा हमें 6 किलो देनी है और यदि हमारे पास 20 से 25 किलोग्राम का हरा चारा तो हम दे ही रहे हैं, उसके अलावा यदि हमको 1 किलो दाना हटाना है तो 10 किलोग्राम का हरा चारा मिला दें और 1 किलोग्राम दाना हटा लें। इसी प्रकार से हम और 1 किलो दाना यदि कम करना चाहते हैं तो दाना 6 की जगह 4 किलो कर दें और बरसीम 20 किलो अतिरिक्त बढ़ा दें। इस प्रकार अपन दाने की लागत को कम कर सकते हैं और अपने को पशुपालन में जो अभी लाभ मिल रहा है, यदि इन बातों का अपना समावेश करेंगे पशु पोषण में तो निश्चित रूप से कुछ हद तक दाने की लागत घटा पाएंगे और उसके अलावा जो उससे होने वाली आमदनी है वो भी अपन बढ़ा पाएंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे, एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अभी किसान भाइयों में मिर्ची के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है जिसे हम माथा बंधना कहते हैं। किसान भाइयों, यह जो बीमारी है ये मुख्य रूप से सफ़ेद मच्छर या जो अपन थ्रिप्स कहते हैं उनके द्वारा इस बीमारी का संचारण होता है। मतलब ये कीड़े क्या करते हैं कि यह एक वायरल बीमारी है या वायरस जनित बीमारी है। जो सफ़ेद मच्छर और थ्रिप्स जो है ये इस बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे में संक्रमित करते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किसान भाइयों पहले कुछ पौधों में ये बीमारी थी, उसके बाद ये पूरा खेत में ये बीमारी फैल जाती है। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों जैसे ही इस बीमारी के लक्षण नज़र आवे उसी वक्त संक्रमित पौधे को आप उखाड़ देवें, नष्ट कर देवें और उसे फिर या जला देवें या फिर मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करें। और जब ये बीमारी उग्र रूप ले लेती है या ज़्यादा इस बीमारी का संक्रमण हो जाता है उस वक्त किसान भाइयों डाइफेंथुरॉन या जिसे पेगासस के नाम से ये दवाई आती है, इस दवाई को 25 ग्राम को प्रति 15 लीटर पानी के अंदर मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव करने से ये इस बीमारी से अपने को निजात पाया जा सकता है। इसके लिए ध्यान रखें कि इस दवाई को सवेरे शाम के समय छिड़कें और जो इसके अंदर पाउच आता है उस पाउच को पानी के अंदर पहले एक डब्बे के अंदर इसको गला ले अच्छी तरह मिश्रित कर दें और उसके बाद उसको टैंक के अंदर इसको मिला के अच्छी तरह एक अनुसार छिड़काव करें। दूसरी मुख्य रूप से मिर्ची में ये समस्या आती है जब इसमें फल लगने लगते हैं उस वक्त उसमें फल काले पड़ने लगते हैं और उनकी जो मिर्ची की जो किनारे होते हैं वो काले पड़ने लगते हैं, पत्ते भी काले पड़ने लगते हैं। तो इसको एंथ्रेक्नोज या शामवोट के नाम से भी जाना जाता है और आगे चल के ये फ्रूट रोट या फल गलन के नाम से ये हो जाती है और पौधा जो है आपका ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगता है। तो जैसे ये बीमारी नज़र आवे किसान भाइयों तो फोलिक्यूर नामक एक फफूंदी नाशक दवाई आती है, इसको आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसको छिड़कना है और इस छिड़काव को 15 दिन बाद वापस इसको दोहराना है। इसमें किसान भाइयों एक फल छेदक का भी आक्रमण होता है, तो इससे भी ये भी एक इसका मुख्य कीड़ा है जिसकी वजह से ये फलों के अंदर छेद कर देता है और उससे भी उस मिर्च की पैदावार में कमी आती है। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों जब फल लगने लगे, पहले तो फूल आने लगे उस वक्त और फल लगने लगे उस वक्त मेलाथियान को हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद अपने को कार्टप हाइड्रोक्लोराइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के मिलाकर इसको छिड़काव करना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों मिर्ची में बताए गए सभी तरीकों या रसायनों का सही समय पर आप प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी आमदनी और पैदावार में वृद्धि होगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कृषि में सोलर ऊर्जा का महत्व और उससे मिलने वाला लाभ। ब्रॉयलर मुर्गी पालन का एक प्रगतिशील किसान का अनुभव। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।